हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट बुक जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी और जीएस के पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है, तो पहला आपको करा चुके हैं, कुल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आपको 15 के 15 ही कराएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न करें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। आपको गलत युग्म बताना है। चलो भाई देखिए, हिंदी की उपबोलियों से संबंधित प्रश्न है। हमने जितनी बार भी आपको प्रैक्टिस लाया उसमें जरूर इसके बारे में बताया है। तो आपको हमने बताया कि हिंदी की कुल कितनी उपबोलियां हैं? 5 उपबोलियां। ठीक है, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, उपभाषाएं हैं। तो आपको बताना है, इसमें देखिए करें कि अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये आपका बिल्कुल सुमेलित है। गलत वाला बताना है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल ये भी आपका सुमेलित है। करें कि भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, देखिए कन्फ्यूजन है, आपको ध्यान देना है। करें कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिल्कुल आती है। तो देखिए एक ही आपका नहीं सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भोजपुरी जो है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की क्या है, ये भाग नहीं है। ठीक है, या जो है भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी का भाग है। ठीक है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, ना कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो इससे जरूर प्रश्न बनते हैं, आप इसे जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इनके अंतर्गत कौन कौन से आती हैं? देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। ठीक है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और राजस्थानी के अंतर्गत 5 आती है, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, माखड़ी और भीली। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी जो है किन से, इन भाषाओं की जो 5 उपभाषाएं हैं, किससे उत्पन्न हुई है, तो ये भी आपको जरूर वहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? भोजपुरी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पढ़िएगा ताकि आपके प्रश्न वहाँ पर गलती ना हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम आपको बताना है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संतान, सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा और सचल आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो संतान आप जानते हैं, सकल माने क्या होता है भाई? ये कुल होता है। ठीक है, कुल। और सक्षम माने क्या होता है? कुशल। और सचल माने होता है चंचल या चलता हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि मंदाकिनी की जलधारा यानी कि अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप आपको यहाँ बताना। देखिए ये रेखांकित शब्द है अजस्र, ये आपको गलत लिखा हुआ है, इसका इसमें आपको बताना है शुद्ध रूप वाला शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, आपको पहले देखना है, तो हम बता रहे हैं। चलिए, तो आप अनुमान लगा लिए होंगे, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अजस्र क्या हो जाएगा? अजस्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अजस्र माने क्या होता है भाई? निरंतर चलने वाली या लगातार। ठीक है, लगातार। ठीक है, तो क्या है? मंदाकिनी की जलधारा क्या करती है? निरंतर रूप से प्रवाहित हो रही थी, सही अर्थ हो जाएगा। तो ठीक है, अजस्र, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आपको तस्यम बताना है, यानी कि मच्छिका किसका तस्यम शब्द है, ये आपको यहाँ बताना है। चलिए सही ऑप्शन आप, चलिए अब हम बताते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्खी। ठीक है, तो मक्खी जो है, मक्खी का तत्सम शब्द है। ठीक है, मच्छिका। ठीक है, तो मक्खी का तत्सम शब्द मच्छिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। मछली का आप जानते हैं मत्स्य होगा। ठीक है, और मच्छर का तत्सम क्या होता है? मशक होता है। ठीक है, मशक। और मिट्टी, मिट्टी आपका कैसा है? ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मृतिका। क्या हो जाएगा भाई? मृतिका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए कर कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बताइए भाई एक शुद्ध वर्ग इसमें से कौन सा है? देखिए ये आपको हम
देखिए यहाँ पे आपको बता रखे हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है। पहले आप सोचिए, फिर हम बता रहे हैं। चलिए भाई, तो सही देखिए, कह रहे हैं कि इंद्र, सतीश, सहस्त्राक्ष या माघव। वाह, देखिए ये नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए बी नंबर ही राइट हो जाएगा। घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये जो है घर के पर्यायवाची हैं, तो ये आपका बी नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे घर का शुद्ध पर्यायवाची ये हो जाएगा, घर, निकेतन, आयतन और निलय। ठीक है, अगला देखते हैं। करिए कौन सा गलत युग्म है? आपको गलत युग्म यहाँ पहचानना है, गलत युग्म पहचानना है। देखिए कह रहे हैं कि मूक का वाचाल, ठीक है, मतलब मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल अधिक बोलना, तो ये आपका बिल्कुल सुमेलित है। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, ये भी आपका सुमेलित है। ये देखिए अभिज्ञ, अनभिज्ञ, ये भी आपका सही सुमेलित है। देखिए यहाँ छली कह रहे हैं कि बहिरंग, तो ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहिरंग का विलोम क्या होता है? अंतरंग होता है। क्या भाई? अंतरंग होता है। ठीक है, अंतरंग होता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी नहीं सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने कि कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अच्युत, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके अनेकार्थी हो जाएंगे, कृष्ण, विष्णु और अविनाशी के। अगला कहने की इनमें से कौन सा शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, नहीं वाला यहाँ पे बताना है। देखिए तरंग, तुरंग, तरंग माने आप जानते हैं लहर होता है, तुरंग माने घोड़ा होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। पथ, पथ माने रास्ता होता है, पथ्य माने स्वास्थ्य प्रद आहार, ये भी आपका सुमेलित है। कहने की तरुणी, तरुणी कहते युवती या नाव, ये आपको दिखना है। और कहने की प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद तो अनुग्रह, और ये क्या भवन है। ठीक, तो ये भी आपका सुमेलित है। देखिए यहाँ सी ही सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी ही नहीं सुमेलित है। ठीक है, तरुणी मैंने होता है क्या? नाव या नौका। ठीक है, और तरुणी मतलब होता है आपका नव युवती होता है। ठीक है, नव युवती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले युवती रख दी, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो तरुणी मैंने नाव या नौका, याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कहने की आधी रात का समय, आपको बताना है आधी रात का समय क्या कहा जाता कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? आधी रात का समय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निशीथ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। कहने कि इनमें से इंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको बताना है इनमें से इंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर उनमें अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, लू। ठीक है, तो तंद्रा प्लस लू प्रत्यय। ठीक है, मूल शब्द हो गया तंद्रा और लू जो है आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए आपको यहाँ पर छाया शब्द का बहुवचन बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छाया। देखिए छाया जो है एक वचन और बहुवचन में समान रहता है, जैसे पानी, पानी को कभी अब ये एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जल भी, ठीक, जल ही पानी है। ठीक, देखिए छाया जो है कह रहे हैं कि इसका बहुवचन क्या होगा, तो ये आपका ए नंबर ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। करें कि आज्ञावाचक वाक्य है, देखिए यहाँ आज्ञा तो नहीं दिख रहा। निषेधवाचक वाक्य, हाँ ये देखिए सही है, नहीं आया है। नहीं जो है आपका इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस को मतलब निषेधवाचक वाक्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। चलिए भाई, ये तो आपको हमने प्रश्न कई बार कराया है, दही कई बार बताएं, आप बताइए। कह रहे हैं कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है? अच्छा, ये आप एक बार कमेंट में रख दीजिएगा कि हमारे जो है हिंदी में कितने सही हुए और जीएस में। ठीक है, हिंदी और जीएस में कितने आपके प्रश्न बने, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आप।
इसको अपने से सोचिएगा, फिर देखिएगा लास्ट में कितने आपके हिंदी के प्रश्न सही, क्योंकि अब आपकी समझ लीजिए अब तो जितना तैयार है आपको तैयार हो चुका है, आपको रिवाइज करना है, जान लीजिए। तो अब आपकी तैयारी कितनी है इसी में आपको हमको बताइएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। दही जो है, देखिए अच्छी अच्छा हमने लगाया कि आपको पहचानना है, लेकिन कुछ में आपको अच्छी अच्छा लगा के नहीं पहचानना, जैसे दही हो गया। अब वहीं छाछ, अगर छाछ पूछे तो छाछ जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन दही आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं दही खाया, दही खाई अगर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य, ठीक है, दही खाया। चलिए आगे देखते हैं अगला है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा शब्द है, कहीं क्रोधी, तीर, भरत या चिंता। राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए आपका, देखिए चिंता, कौन सा चिंता दिखाई नहीं देती, जो दिखाई ना दे, तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा, चिंता, ठीक। क्रोधी जो है विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तीर जो है आपका संज्ञा, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका डी ही जो है यहाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, चिंता, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहने की लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य का कारक बताइए। इस वाक्य का कारक इसमें कौन सा होगा? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, कर्म कारक, ठीक है। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, मतलब कि डाकुओं पर, जहाँ पर कर्म मतलब कर्म पर प्रभाव पड़े, डाकुओं पर प्रभाव पड़ रहा है, डाकू कहाँ जा रहे हैं भाई? भाग जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो यहाँ पे को भी चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, चिन्ह भी है। तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कारक जानते ही हैं, 8 प्रकार का होता है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। देखिए एक बार हमने सब जितने भी प्रैक्टिस किया आपको वहाँ विस्तृत से सब कुछ बताया है, तो अब आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पे, अगर विस्तृत कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए भाई, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, क्योंकि देखिए हम हिंदी के अलग कराते थे, जीएस के अलग प्रैक्टिस सेट कराते थे, अब हमने हिंदी और जीएस के दोनों एक साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको घटना चक्र हमने पूरा करा दिया, और किरण की भी 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे, तो अलग अलग तब करा रहे थे, लेकिन अब आपको हम एक साथ करा रहे हैं, हिंदी और जीएस के, ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, मतलब कि अभी क्रिया क्या हो रही है, जैसे जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब बताइए इसमें कौन सा क्रिया अपूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या संदिग्ध भूत है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा है भाई? अभी काम चल रहा है ना, जिसमें काम चलता है वो अपूर्ण वर्तमान में आएगा ना। जैसे अभी आपसे कोई कहे, आप कह रहे हैं कि अभी हम खाना खा रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, तो कैसा है? ये अपूर्ण वर्तमान है, मतलब अभी वर्तमान में आप काम कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला कहने की रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? देखिए आप, वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कहने की रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा, ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोगी से चला नहीं जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है कह रहे कि अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। ये आपका अफसोस रेखांकित शब्द है, आप इसको बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो अव्यय आपको हमने बता रखा है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, अव्यय कहलाता है, ठीक है। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, ठीक है। और यह जो है 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विश्वनाथ बोधक अव्यय। तो आपको यहाँ बताना है इसमें कौन सा अव्यय का प्रकार है। देखिए यहाँ पे कैसा, मतलब शोक दिख रहा है, तो आप ऐसे पकड़ेंगे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शोक सूचक अव्यय है, ठीक है। अगला है कहने कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो आपको हमने बताया है क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। तो अब बताना है आपको इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो कैसा, ये रीतिवाचक है, अगर पूछे इसमें ये क्रिया विशेषण का कौन सा भाग है, तो ये आपको बताना है कि भैया रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो वह हवा जो है कैसे चल रही है? धीरे धीरे बह रही है, ठीक है, सॉरी बह रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है
अक्षौहिणी का संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका सही संधि विच्छेद वाला ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अक्ष प्लस ओहिणी, ओहिनी। ठीक है, तो यहाँ आपका सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि है। देखिए छोटा अ प्लस बड़ा ओ मिलकर औ हो जा रहा है। ठीक है, औ हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे कि अनायास में समास है, तो आपको बताना है अनायास में समास क्या हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्या जो है आपका यहाँ अनायास में समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे न्या तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। आपको वहाँ यहाँ पर लोकोक्ति इसमें चुनना है, कौन सा हो जाएगा। करें अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, या तूती बोलना। तो देखिए अंक भरना ये आपका मुहावरा है, आस्तीन का सांप ये भी मुहावरा है, तूती बोलना ये भी मुहावरा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली जो है ये लोकोक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए मुहावरा जो है शब्द ऐसे समूह को कहते हैं जो प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, वहीं लोकोक्ति जो है अपने अपने में क्या होता है? पूर्ण होती है, तथा यह जो है स्वतंत्र होती है। ठीक है, लोकोक्ति। तो सी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। देखिए चिन्ह आपको बता रखें, बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पूर्ण विराम देखो बिल्कुल सही है, अल्प विराम बिल्कुल सही है। कहने कि योजक चिन्ह ऐसे होता है। देखिए योजक चिन्ह हम तो ऐसे आपको बताए हैं ना, देखिए योजक चिन्ह क्या होते हैं? दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, जैसे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि लाघव चिन्ह दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, सी नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और उद्धरण चिन्ह आपका बिल्कुल सही है, तो आपका यहाँ पे सी नंबर जो है सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कहने की निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो ये आपको हमने बता रखा है कैसे आपको पकड़ना है कि ये मिश्र वाक्य है या नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए रचना के आधार पर हमने आपको बताया है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ आपको मिश्र वाक्य पूछा गया है, मिश्र वाक्य बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, तो यह जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे महेश पढ़ता है, राम सोता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु से जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, और मिश्रित वाक्य है जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने की तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखूं चित तू। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? तो देखिए यहाँ किसी प्रकार का आपको वियोग श्रृंगार रस नहीं नजर आ रहा है, वीर रस कोई उत्साह नहीं आपको दिख रहा है, शांत कहने की वत्सल रस। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर शांत रस है। ठीक है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी ही सही हो जाएगा, शांत रस इसमें है। अगला कह रहे हैं कि निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मुक्तक छंद का। ठीक है, तो निराला की कविता जूही की कली उदाहरण किसका है? मुक्तक छंद का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए मुख्य छंद जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। देखिए मुक्तक छंद उन्हें कहते हैं जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है, उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, अगला है
अगला प्रश्न कह रहे हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। कल ये आपको पढ़ाया था, एग्जाम्पल में बता रहे थे जब आपको वहाँ रूपक अलंकार आया था। रूपक क्या, यमक अलंकार कल पढ़े थे एक एग्जाम्पल ना। तो यहाँ आपको 3 बेर वाला आया था एग्जाम्पल ना। तो आज आया है देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए ता तो कई बार आए हैं। ता की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार भली भांति परिचित है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आज देखते हैं अगला है, कहने की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। निम्न में किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? तो ये आपको बताना है। देखिए काफ़ी कठिन हो सकता है प्रश्न। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यशोधरा। ठीक है, तो ये जो है किस पुस्तक की पंक्तियां हैं? ये यशोधरा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो यशोधरा पुस्तक किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, तो ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला करें कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, मतलब ऐसी रचना इसमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त जो है ये उसके लेखक नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या यशोधरा। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए कामायनी। देखिए कामायनी आप जानते हैं किसने लिखा है? ये जयशंकर जी लिखे हैं ना, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। तो यहाँ पर बी नंबर जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। साकेत मैथिली शरण की है, जयद्रथ वध, यशोधरा ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला देखते हैं, करें कि एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। तो ये किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यह जो है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। मतलब प्रेमचंद लिख रहे थे, उसको अधूरा ही छोड़ दिए थे, तो उस उपन्यास का आपको नाम बताना है। देखिए ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा, कि गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, उपन्यास हैं, लेकिन आपको ऐसा उपन्यास इसमें बताना है जो अधूरा है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर एक चीज इनकी रचना पूछी जाती है, अंग्रेजों ने इनकी एक रचना को जब्त कर लिया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ ये लिख रहे थे, तो अंग्रेज गुस्सा में आए, इनकी रचना को क्या कर लिए? जब्त कर लिए। तो वो पूछता है वो कौन सी रचना है, कौन सी रचना है जो अंग्रेज सरकार जो है इसको जब्त कर लिया था? तो ये सोजे वतन था। क्या भाई? सोजे, तो ये ध्यान रखना है, सोजे वतन। ठीक है, इसको जो है अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, कहने कि इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? देखिए कहें प्रेमचंद, निराला को, प्रसाद को या सुमित्रा नंदन पंत को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को। ये जो है चिदम्बरा के लिए, मैंने इसको आपको कई बार बताया था, चिदम्बरा के लिए जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और आपको बताया था यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को दिया गया था। ठीक है, तो देखिए पुरस्कार रखा है, तो पुरस्कार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जितने भी पुरस्कार हैं। ठीक है, हिंदी के। देखिए अब देखिए आपको एक गद्यांश आएगा, उसमें जो है 5 प्रश्नों का जवाब इसी गद्यांश को पढ़कर देना रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। यानी कि भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। ठीक है, सहकारिता मतलब साथ साथ काम करना। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा विवशता के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता की इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका एक पिरो मतलब बांधकर, ठीक है, उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। ठीक है, लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रख कर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये आप देखिए, आपको गद्यांश से ही प्रश्न बताना है।
देखिए कहने उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो आपने देखा कि इसका शीर्षक उपयुक्त क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, सहकारिता में लाभ, मतलब सहकारिता में क्या लाभ हो सकता है इसके बारे में ज़्यादा चर्चा की गई, तो ऑप्शन नंबर इसका सही शीर्षक सी नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कहने की सहकारिता का अर्थ है, तो ये आपको सहकारिता का अर्थ का मतलब बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, तो ये अभी देखिए गद्यांश का ही प्रश्न है। अगला देखते हैं भी, कहने की योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिक अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कहने की सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें क्या मुख्य उद्देश्य है, तो आपने पढ़ा था ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है देखिए लास्ट है, कहने की सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है कैसे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ही सही हो जाएगा, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके, आपने देखा था पिरोकर। ठीक है सब, तो इस प्रकार आपका डी ही सही हो जाएगा। अब देखिए आपका हिंदी का पोर्शन खत्म होता है, अब आपका यहाँ पे सामान्य ज्ञान का पार्ट चलेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट बी नंबर पार्ट में आएगा। आइए देखते हैं इसके पहला प्रश्न आपको करंट से रखा हुआ है, आपका पहला प्रश्न जो है करंट से रखा है। पहला प्रश्न देखिए भाई, कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया है, तो ये कहाँ पर किया है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके किसके साथ हुआ है, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास जो है बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया गया है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला भी करंट का प्रश्न है, कह कि भारत की पहली, देखिए पहली आयत इंपॉर्टेंस हो जाता है, मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मत्स्य 6000। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मत्स्य, ठीक है 6000, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जीएस का देखिए, कहिएगा बताइएगा कि जीएस के आपके कितने सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला वाला आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ही, तो ये आपको जो है प्रैक्टिस से जब करा रहे थे घटना चक्र में ये प्रश्न आया था, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो है कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है, तो देखिए गुजरात सरकार ने राज्य मछली किसको घोषित किया गया है, ये है आपका ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोल मछली। ठीक है, तो घोल मछली को जो है गुजरात राज्य सरकार ने जो है इसको राज्य मछली घोषित किया है। अगला है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, देखिए पहली आयत इंपॉर्टेंस होता है, राइट आंसर हो जाएगा, तो पहली महिला कौन सी है आपको बताना है, चलिए अभी थोड़ा समय दे रहे हैं आपको, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधा मूर्ति को। ठीक है, अगला करें कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है, तो ये आपको कौन सा जिला है ये वहाँ पर बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शामली, अलीगढ़, आगरा या मथुरा, तो ये आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शामली। ठीक है, तो एनसीआर में जो है कौन शामिल है, ये शामली, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही है। देखिए कुल जो है उत्तर प्रदेश के 8 जो है शहर इसमें शामिल है। ठीक है, 8 जिले जो हैं शामिल है एनसीआर में। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में कौन कौन, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। ठीक है, अगला है,
करें कि उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1948 में। अब देखिए आपको यहाँ सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्थान दिया है, स्थापना वर्ष दिया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करके सही कोट वाला आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए, कहने की भातखांडे संगीत संस्थान 1926 में, तो ये सही आपको मिला के यहाँ ABC कोड देना है। तो ये देखिए आपका मतलब कि ए का पहले सही जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, ये भी आपका सुमेलित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सी का तीसरा सही जाएगा 1963 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये जाएगा 1975 में, मतलब डी का चौथे से। तो देखिए ए का पहले में, बी का दूसरे में, सी का तीसरे में, डी का चौथे में, तो ऑप्शन यहाँ ए नंबर ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहाँ है? ये लखनऊ में है, ठीक है, ध्यान देना। ये सब कहाँ संस्थान है? लखनऊ में ही है, ठीक है। तो याद रखिए, कभी भातखंडे संगीत संस्थान पूछे कहाँ है, तो ये लखनऊ में, स्थापना 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में, 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? ये 1963 में स्थापना, और ये जो है लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, लखनऊ में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजन पद में कुल कितने महाजन पद हैं? तो ये आपको बताना है। कुल देखिए 16 महाजन पद थे, उसमें आपके उत्तर प्रदेश में कितने महाजन पद थे, ये आपको बताना है। तो ये कुल कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 महाजन पद थे, ठीक है। 8 महाजन कौन कौन? काशी, पंचाल, वत्स, सूरसेन, कौशल, कुरु, मल्ल और चेदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये आपको, ये कई बार आपको हम करा चुके हैं, ये प्रश्न आपको तो बिल्कुल पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थारू, ठीक है। थारू जनजाति, ठीक है, ये किरात वंश के थे, और ये जो है दीपावली को क्या मनाते हैं? शोक के रूप में ये मनाते हैं, ठीक है। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगला है, कहने की कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? ठीक है, ये आपसे शायद 2018 में प्रश्न भी आया था। राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ये महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर डी हो जाएगा, ये फर्रुखाबाद में, ठीक है। 26 मार्च जो है 1907 में, ठीक है, ये फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। डी नंबर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो ये कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय द्वारा। अगला है, करें कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। पहला कथन करें कि बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। ये आपका कथन सही है। करें कि बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे जो है लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पहला ही सही हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 सही है। अगला है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको जब 10वां प्रैक्टिस सेट कराए थे तो इसमें हमने बताया था म्यांमार की मुद्रा के बारे में, ठीक है। म्यांमार की राजधानी और मुद्रा के बारे में आपको हमने बताया था। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। नायरा किसकी मुद्रा है? ये सॉरी मुद्रा राजधानी है, नहीं मुद्रा पूछा है ना, म्यांमार। तो ये क्या था? नायरा किस देश की मुद्रा है? ये नाइजीरिया की, ठीक है। और रियाल किसकी मुद्रा है? ये ओमान की। और क्रोन जो है ये किसकी मुद्रा है? नॉर्वे की, ठीक है, नॉर्वे की, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो ये देखिए आत्मकथा जो है पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किसने लिखा है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइना नेहवाल लिखी है, ठीक है। तो साइना नेहवाल की जो है प्लेइंग टू विन का नामक जो है आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सानिया मिर्जा का एज अगेंस्ट ऑड्स है आत्मकथा, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर का आप जानते हैं प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है। कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये जो है कपिल देव की आत्मकथा है।
तो ये कुछ आत्मकथा पूछी जाती हैं आपसे। यानी कि पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये उड़ीसा का नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है यानी कि भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भी? राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलमर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला करें कि निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा करें पुर्तगाल, चीन, फ्रांस या डेनमार्क। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो हवाओं का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ठीक है, देखिए इसे इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर जो है पवन से बिजली पैदा करने के मामले में जो है डेनमार्क जो है विश्व में पहले स्थान पे है। ठीक है, इसलिए इसे हवाओं का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है अगला करें कि निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा तो ये किस पर निर्भर करता है? ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर जो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये जो है पूंजीवादी जैसे अमेरिका जैसे देश में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कहें कि जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है? तो ये आपको बताना है जीएसटी की जो है अधिकतम दर कितनी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, 28% जो है सबसे अधिकतम है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो जीएसटी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ठीक है, और जो है इसे जो है यह कनाडा मॉडल पर आधारित है और जो है 1 जुलाई 2017 को जो है 101वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। यानी कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? तो 3 तरफ से घिरा हुआ प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा तो ये जो है देखिए बांग्लादेश से घिरा हुआ ये त्रिपुरा है। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यानी कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए यानी कि अजंता, अरावली, सह्याद्री या सतपुड़ा। देखिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर जो है अजंता श्रेणी जो है यह जो है केवल और केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, केवल पूछा है मात्र महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो अरावली को ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो वादे की भूमि के नाम से किस द्वीप को कहते हैं? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिंडा नाव को जो है वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको बताना है, देखिए इधर ये जनजाति दिया है। ठीक है, जनजाति दिया है, उधर ही था कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा कहेंगे हमें सुमेलित नहीं वाला आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए पिग्मी ये कांगो बेसिन में पाई जाती है, अंगामी नागालैंड भारत में पाई जाती है, एनु जापान में पाई जाती है जनजाति, खिरगीज कहने सूडान में, ये सूडान में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये खिरगीज जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये मध्य एशिया में पाई जाती है। ठीक है, मध्य एशिया में पाई जाती है। तो इस प्रकार आपका डी नंबर जो है नहीं सुमेलित है। अगला है करें कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर थे? ठीक है, तो कुल 24 तीर्थकर थे। ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ जो है ये कैसे नंबर से आपसे पूछा था, ये किस नंबर के थे, ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है। तो ये कौन से नंबर के थे? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
23वें थे। कैसे भाई? 23वें नंबर के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये ऋषभ देव। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 24 थे तो प्रथम याद रखिए, प्रथम भी पूछा जा सकता है। तो कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, ये प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित युग मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? ये मोती मस्जिद का राइट आंसर हो जाएगा। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, शाहजहां ने जो आगरा में कुछ बनवाया था, जैसे मोती मस्जिद, ताजमहल, दीन ए आम, दीन ए खास, जमा मस्जिद, शीश महल। शीश महल आपसे पूछे कि किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। और कहाँ है? आगरा में। ठीक है, और दिल्ली में इन्होंने बनवाया था लाल किला, मोती महल, शाहजहानाबाद, दीन ए आम, दीवान ए खास। अगला करें, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 2022 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये आपको बताना है। तो किस कारण से असहयोग आंदोलन ले लिए थे वापस? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौरी चौरा घटना। ठीक है, तो चौरी चौरा घटना के होने के कारण जो है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 में जो है असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, तो ये चौरी चौरा कांड कहाँ? गोरखपुर में हुआ था। और जो है ये कब घटित हुआ था? 4-5 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो ये आपको डेट भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो ये कौन थे भी? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, 1928 में जो है साइमन कमीशन आया था, उसके विरोध में जो है लाला लाजपत राय की जो है चोट लग जाने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए, इनका 3 नाम आपको ध्यान रखना है। लाल से लाला लाजपत राय ध्यान रखना है, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, अगला है, कहें कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो ये कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? बताइए, ये आपको हमने बता रखा है। राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भाग किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3 में। ठीक है, तो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 वाला आपसे पिछले साल पूछा गया था, नागरिकता है, आपको हमने बता रखा है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A ध्यान रखना है, क्या है? आपको ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य है। ठीक है, अगला है, कह रहे हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, करें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो ये आपको यहाँ बताना है, सबको लेकर, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीश है। तो ये कितनी है? वर्तमान में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 34 है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है? आपको 34 ध्यान देखना है। ठीक है, और जो है, अगर भारत के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में अगर पूछा जाए कितने थे, एक जो है मुख्य न्यायाधीश सहित कुल जो है 8 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। कितनी? 8। ठीक है, लेकिन यही 2009 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीशों की व्यवस्था है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर मूल संविधान में पूछे तो 8 लगाना है ऑप्शन में। ठीक है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? तो मतलब संविधानेतर मतलब संविधान से जुड़ी हुई नहीं है, संविधान में नहीं है उसका उल्लेख। तो ये आपको देखिए, ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा संविधान से संबंधित नियम नहीं है। ठीक है, जैसे IPC है, वो संविधान से संबंधित नहीं है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे पूछा वैसे जा रहा है। देखिए, वित्त आयोग आप जानते हैं, ये संविधान से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब संविधान में इसका उल्लेख है, वही संबंधित है। और निर्वाचन आयोग भी है ना। तो देखिए, वित्त आयोग जो है
अनुच्छेद में है, संघ लोक सेवा 315 अनुच्छेद में रखा गया है और निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद में है। देखिए नीति आयोग ये संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। यह नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को जो है नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ये जो है योजना आयोग के स्थान पर इसे बनाया गया, ठीक है, नीति आयोग को, ठीक है। अगला देखिए, जीएसटी से भिन्न प्रश्न है। कह रहे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। तो हमने आपको बताया 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को आया। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि जीएसटी परिषद का, ये आपसे ये भी एक प्रश्न पूछता है कि जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है, ठीक है, इनडायरेक्ट कर है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये ए ही नंबर सही हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो ये कौन करता है भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद किस में बताया गया है, 52 में, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद आपको हमने बता रखा है। 52 में क्या है, क्षमादान है। 61 में महाभियोग है। 123 में क्या है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। और 352 याद रखिएगा, 352, 356, 360, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है प्रदेश में, ठीक है। और 360 में वित्तीय आपात मतलब घोषित करने के इनको अधिकार है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको कुछ इनसे संबंधित अनुच्छेद ध्यान देना है। देखिए अगला है, करें मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो आपको बता रखे हैं कि पीएच मान अगर 7 से कम है तो कैसा कहलाएगा, एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, ये क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 0 से कुल कितना होता है, 14 तक होता है। यहाँ पे आपको पूछा है रक्त का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, 7.4, ठीक है, 7.4। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करें कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिएक्टर स्केल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए एनीमोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, ये जो है हवा की गति, ठीक है, हवा की गति मेजर करता है, ठीक है। तो ये आपको, और ग्रेविमीटर आया। ग्रेविमीटर का प्रयोग जो है जल की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जो है ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगला है, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो ये आपको यहाँ बताना है जीवाणु जनित रोग कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुष्ठ रोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए कुष्ठ रोग जो है जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है जिसमें जो है त्वचा सफ़ेद रंग की हो जाती है, ठीक है। जब कुष्ठ रोग हो जाता है तो त्वचा कैसी हो जाती है, सफ़ेद रंग की हो जाती है, ठीक है। और इबोला जो है, इबोला ये है वायरस जनित रोग है, ठीक है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी है जिसका वाहक कौन होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ठीक है। और रेबीज भी कैसा बीमारी है, वायरस जनित रोग है, ठीक है। अगला है, कहें कि कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो बायोगैस में कौन सा इसमें प्रमुख घटक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन CH4, ठीक है, CH4 मीथेन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है, और इसमें कार्बन, इसमें जो है 55 से 75% तक जो है इसमें मीथेन होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर कार्बन होता है 25 से 50% तक, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो है हमने हिंदी और GS के पोर्शन कवर कर लिए, ठीक। तो देखिए इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे JD साइंस क्लासेस सर्च करें, वहाँ हमने एक इसका पहला सेट भेज दिया है, इसको कल दूसरा भी भेज देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।